नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ऊर्जा का एक ऐसा रूप भी है जो हर जगह है पर दिखता नहीं? हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हीट यानी ऊष्मा की। सोचिए, सर्दियों में वो गर्म ऊनी कपड़े या गर्मियों में ठंडी हवा का झोंका, इन सब के पीछे हीट ही तो है। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, अगर ये पता लगाना हो कि कोई चीज गर्म है या ठंडी, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसे छू कर देखते हैं, है ना? लेकिन क्या इस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है? क्या हमारे हाथ हमें कभी धोखा दे सकते हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बहुत मजेदार से एक्सपेरिमेंट है। इसे घर पर भी आजमाया जा सकता है। मान लीजिए 3 बर्तन हैं, ए, बी और सी। ए में है ठंडा पानी, बी में गर्म पानी और सी में है गुनगुना पानी, मतलब न ज्यादा गर्म न ठंडा। अब क्या करना है? बायां हाथ डालिए ठंडे पानी में और दायां हाथ गर्म पानी में। थोड़ी देर रखिए और फिर दोनों हाथों को एक साथ निकालकर डाल दीजिए गुनगुने पानी वाले बर्तन सी में। सोचिए क्या होगा? पता है क्या होगा? ठीक वैसा ही जैसा बूझो को हुआ। जो बायां हाथ ठंडे पानी से आया है ना, उसे गुनगुना पानी गर्म लगेगा, और दायां हाथ जो गर्म पानी से आया उसे वही पानी ठंडा लगेगा। कमाल है ना? एक ही पानी एक ही टाइम पर एक हाथ को गर्म और दूसरे को ठंडा लग रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि हमारा छूने का जो एहसास है ना, वो भरोसेमंद नहीं है। वो तो बस तुलना करता है और हमें धोखा भी दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने हाथों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता करें कि कोई चीज असल में कितनी गर्म है? यहीं पर विज्ञान हमारी मदद के लिए आता है। महसूस करने की जगह हमें मापने की जरूरत है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है तापमान का। तो ये तापमान है क्या आखिर? देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने का एक भरोसेमंद माप है। मतलब एक पक्का नाप। ये हमें एक नंबर देता है जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। और जिस डिवाइस से हम इस तापमान को नापते हैं उसे तो सब जानते ही हैं, थर्मामीटर। अच्छा, अब सारे थर्मामीटर एक जैसे नहीं होते। मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक तो है क्लिनिकल थर्मामीटर, अरे वही जो डॉक्टर बुखार नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है लैबोरेटरी थर्मामीटर, जो साइंस लैब्स में पानी, केमिकल्स, इन सब चीज़ों का तापमान नापने के काम आता है। वैसे एक बात बताएं, पुराने थर्मामीटर में पारा यानी मर्करी होता था, जो काफ़ी जहरीला होता है। इसीलिए तो अब उनकी जगह डिजिटल थर्मामीटर ने ले ली है, वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? सबसे पहला तो है इनकी रेंज का। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, वो बस 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नापता है। क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर का तापमान आमतौर पर इसी के बीच रहता है। लेकिन जो लैब वाला थर्मोमीटर है, उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, करीब -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और एक और बहुत बड़ा फर्क है, एक चीज होती है जिसे किंक कहते हैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो सबने सुना होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि ये बस एक औसत तापमान है, एक एवरेज वैल्यू। मतलब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हर स्वस्थ इंसान का टेम्परेचर ठीक 37 डिग्री ही हो। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो बस बहुत सारे स्वस्थ लोगों के बॉडी टेम्परेचर का औसत निकाल कर बताया गया है। अच्छा, एक बात पर कभी गौर किया है? अगर लैब वाले थर्मोमीटर को गर्म पानी से बाहर निकालें तो उसका पारा फौरन नीचे गिरने लगता है। लेकिन डॉक्टर वाले थर्मोमीटर के साथ ऐसा नहीं होता। उसे आराम से मुंह से निकालकर रीडिंग देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे एक बहुत ही चालाक डिजाइन छिपा है। इसका जवाब है किंक। अगर क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान से देखें तो उसके बल्ब के ठीक ऊपर एक छोटा सा मोड़ नजर आएगा। बस यही है वो किंक। ये एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है। ये पारे को अपने आप वापस नीचे बल्ब में जाने से रोक देता है, और इसी वजह से हमें टेम्परेचर पढ़ने का टाइम मिल जाता है। लैब वाले थर्मामीटर में ये किंक नहीं होता, इसीलिए उसकी रीडिंग तभी लेनी पड़ती है जब वो चीज को छू रहा हो। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि टेम्परेचर नापते कैसे हैं। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि ये हीट यानी गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। हीट के ट्रांसफर होने के 3 मुख्य तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। तो पहला तरीका है कंडक्शन यानी चालन। ये प्रक्रिया ज्यादातर ठोस चीजों में होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक लोहे की रॉड का एक सिरा गर्म किया, तो क्या होगा? गर्मी धीरे धीरे दूसरे ठंडे सिरे तक पहुंच जाएगी। ऊष्मा का बस यही प्रवाह कंडक्शन कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ही एक सिरा गर्म होता है, वहां के अणु ऊर्जा पाकर जोर जोर से कांपने लगते हैं। फिर वो अपने पड़ोसियों से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उन्हें पास कर देते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जिन चीजों में ये आसानी से होता है, जैसे लोहा, तांबा, उन्हें कहते हैं सुचालक, और जिनमें ये नहीं हो पाता, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, उन्हें कहते हैं कुचालक। अब समझ आया खाना बनाने वाले बर्तनों के हैंडल कुचालक क्यों होते हैं। अब आते हैं ऊष्मा के सफर के दूसरे तरीके पर, कन्वेक्शन यानी संवहन। ये तरीका द्रवों और गैसों में काम करता है। इसमें मजेदार बात यह है कि पदार्थ के कण खुद चलकर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये चालन से एकदम अलग है, जहां कण अपनी जगह से हिलते नहीं थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी उबालना। सोचिए, जब पतीले को गैस पर रखते हैं तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है ना? गर्म होकर वो हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है, और ऊपर का जो ठंडा और भारी पानी है वो नीचे आ जाता है उसकी जगह लेने। फिर वो भी गर्म होता है और ऊपर उठता है। ये चक्र चलता रहता है, और इन्हीं धाराओं को, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं, इसी से पूरा पानी गर्म हो जाता है। हमारी हवा भी बिल्कुल ऐसे ही गर्म होती है। और अब तीसरा और सबसे अनोखा तरीका, रेडिएशन यानी विकिरण। ये ऊष्मा के ट्रांसफर का वो तरीका है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब न ठोस, न द्रव, न गैस, कुछ नहीं चाहिए। ऊष्मा सीधे तरंगों के रूप में सफर करती है। इसको आप हीट का वाईफाई भी कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है हमारा सूरज। सूरज और धरती के बीच में तो ज्यादातर निर्वात है, मतलब खाली जगह। फिर भी सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? बस इसी रेडिएशन के जरिए। या जब हम सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं तो जो गर्मी महसूस होती है ना, वो भी ज्यादातर रेडिएशन से ही आती है। सच तो ये है कि हर गर्म चीज रेडिएशन के रूप में ऊष्मा छोड़ती है। तो चालन, संवहन और विकिरण, ऊष्मा के ट्रांसफर के ये 3 तरीके तो हमने सीख लिए। चलिए अब देखते हैं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। संवहन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। जो तटीय इलाके होते हैं ना, समुद्र के किनारे, वहां दिन में जमीन पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और उसकी खाली जगह भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा जमीन की तरफ बहने लगती है। इसी को कहते हैं समुद्री समीर। और रात में ठीक इसका उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो जमीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ बहती है, जिसे कहते हैं स्थलीय समीर। और ये जुड़ा है रेडिएशन से। हल्के रंग, खासतौर पर सफेद रंग, ऊष्मा के विकिरण को ज्यादातर परावर्तित कर देते हैं, मतलब वापस भेज देते हैं। इसीलिए तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि ठंडक महसूस हो। और इसका उल्टा, गहरे रंग जैसे काला ऊष्मा को बहुत अच्छे से अवशोषित करते हैं, यानी सोख लेते हैं। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े हमें ज्यादा गर्म रखते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंबल हमें गर्मी देता है, पर यह एक आम गलतफहमी है। असल में ऊन जो है वो ऊष्मा का एक कुचालक है, लेकिन असली जादू है ऊन के रेशों के बीच फंसी हुई हवा का। हवा भी ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक होती है। तो ये जो फंसी हुई हवा है, ये हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, और इसीलिए हमें गर्म महसूस होता है। यही वजह है कि सर्दियों में एक मोटे कंबल से ज्यादा 2 पतले कंबलों में लगती है, क्योंकि उनके बीच हवा की एक अतिरिक्त परत बन जाती है। तो चलिए एक जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, गर्म या ठंडा महसूस करने के लिए अपने हाथों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी चीज की गर्माहट का असली और पक्का नाप है तापमान। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी चीज की तरफ बहती है, और इसके 3 रास्ते हैं: ठोस में चालन, तरल और गैस में संवहन, और बिना किसी माध्यम के विकिरण।
चलिए अब जरा समझ को परखते हैं एक छोटा सा क्विज। सवाल है, अगर एक लकड़ी का चम्मच आइसक्रीम के कप में डुबोया जाए तो उसका दूसरा सिरा ठंडा होगा या नहीं? क्या लगता है? सही जवाब है डी, ठंडा नहीं होगा। क्यों भला? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, वो ऊष्मा को आसानी से पास नहीं होने देती। हाँ, अगर चम्मच स्टील का होता तो चालन की वजह से वो जरूर ठंडा हो जाता। एक और सवाल, जब एक कमरे में हीटर चलाते हैं तो पूरा कमरा किस प्रक्रिया से गर्म होता है? क्या वो सिर्फ चालन है, या सिर्फ विकिरण, या फिर संवहन और विकिरण दोनों, या सिर्फ संवहन? सोचिए। इसका सही जवाब है सी, संवहन और विकिरण दोनों। हीटर के पास की हवा संवहन से गर्म होकर पूरे कमरे में फैलती है और हीटर से निकलने वाली ऊष्मा की तरंगें विकिरण के रूप में सीधे हम तक पहुंचती हैं। तो ये थी ऊष्मा की यात्रा। हमारे आसपास की दुनिया ऐसे ही न जाने कितने वैज्ञानिक अजूबों से भरी पड़ी है। बस अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए और सवाल पूछते रहिए। अगली बार तक सीखते रहिए।